सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज से दोबारा से शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है। इससे पहले भी हमने इसके आई थिंक 2 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। ठीक है। उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो इससे पहले के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है। अब फिर से शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स प्लस मैसेजेस भरा पड़ा है मेरे इंस्टाग्राम पे। मैसेजेस आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैसेजेस से कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का लगाना है, यूपी पुलिस का लगाना है। और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अलग अलग तरह के मैसेज, उसमें से एक हमारे साथी मित्र होंगे कोई, ठीक है, उनका अलग ही लेवल का मैसेज, सीधा धमकी दी है उन्होंने कि लाडले कि लाडले अगर वीडियो नहीं आई तो फिर मतलब अलग ही अलग ही चल रहा है भाई। तो इसीलिए इस धमकी के प्रभाव में आके नहीं ये देखते हुए कि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है। और फिर अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी हो चुका है, प्लस एसएससी जीडी की अभी कोई डेट का आता पता भी नहीं है, बट एसएससी जीडी का भी शुरू करेंगे। ठीक है। उसके लिए भी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, प्लस मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो जीडी के लिए भी शुरू करेंगे अब। ठीक है। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपको पता चल ही रहा है, अब उसका मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं ग्रेजुएट लेवल का। अंडर ग्रेजुएट के लिए देखेंगे अब कुछ समय बाद। ठीक है। तो फिलहाल अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बच्चे बोल भी रहे हैं, इसीलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोबारा से शुरू कर रहे हैं। पहले हमने मॉक टेस्ट 2 ही सॉल्व किए थे। अब कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट, जिसमें से एक मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए का। इसके लिए काफ़ी बच्चों ने बोला है कि एक जो आरडब्ल्यूए का फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन देखा जाए, प्लस एक हम देख लेंगे टेक्स्ट बुक पे जो एक वीकली फ्री वीकली आता ना, ये अल्टीमेट वीकली लाइव टेस्ट, एक ये देख लिया करेंगे। तो कम से कम 2 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हर हफ्ते यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाकी एसएससी जीडी के लिए भी शुरू करेंगे। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये होती है कि रेगुलर अभी फ़िलहाल मैं रह नहीं पा रहा हूँ, है ना। उसके लिए टाइम का बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल कमी है टाइम की। ठीक है। तो उसी चीज़ यार, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जो जिनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी 2 दिन मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी एनटीपीसी की, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना उसके जैसे जो मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, तो वो दोनों ही दिन वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ठीक है। तो वो 3 घंटे ख़राब हुए, 2 दिन ख़राब हुए। अब वो वीडियो नहीं आई वो अलग बात है, बट रिकॉर्ड पूरी की मैंने, सब चीज़ें हुई, बट एंड में पता चला कि उसमें वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, बीच में कुछ उसमें एरर आ गया, क्या हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी यार बहुत चलती रहती हैं, इस वजह से मैं भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कई बार। तो इसलिए एक तो वैसे ही टाइम कम होता है, बट जो टाइम होता है उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा हमारा पीसी ऐसे ही है, थोड़ा बीच बीच में गड़बड़ करता रहता है। खैर, इन सब चीज़ों से हटके अभी आई होप कि चीज़ें, ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो आज हम लगाने वाले हैं भाई फ्री वीकली लाइव टेस्ट, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करोगे। उसमें यहाँ पे एक दिख रहा हो आप, ये अलग अलग तरह से इस टेस्ट सीरीज को डिवाइड करके दिया हुआ है। यहाँ पे अल्टीमेट वीकली लाइव टेस्ट है ना, जो ये फ्री आपके लिए अवेलेबल है 19 मार्च से 21 मार्च तक। ठीक है। आज 20 तारीख है, हम लगा रहे हैं, आप 21 मार्च तक इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो हम देखेंगे आज इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जो कि टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया। ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको, अरे टाइम क्यों नहीं शुरू हुआ भाई, हो गया हाँ। यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। इसमें आपके जीके जीएस, जीके जीएस, ठीक है, उसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें, और मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। चारों के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 150 क्वेश्चंस। ठीक है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है ना। और आई थिंक शायद नेगेटिव मार्किंग अब हट गई है, ऐसा कुछ मैंने सुना है, बट आई एम नॉट श्योर। देख लेंगे इसको, है ना। देखो हाँ, ये लिखा होता है +2 -0, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ठीक है, ये चारों मिक्स करके क्वेश्चंस होंगे तो उस हिसाब से देख लेंगे। बाकी इसमें क्या होता है, OMR बेस्ड पेपर होता है आपका, इस वजह से यहाँ पे ऑनलाइन जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो 2 घंटे मिलते हैं पूरे। बट जब ऑफलाइन लगाओगे ना आप, तो उसमें आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 15 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट आपके मान के चलो कि कम से कम 20 मिनट का टाइम आपको चाहिए OMR में गोले भरने के लिए, है ना। ऐसे गोले भरने होते हैं ना, तो उसके लिए 20 मिनट के आसपास कम से कम आपको चाहिए। तो मैं आपको ये मतलब ये आपको सलाह देता हूँ, मतलब सलाह देना चाहता हूँ, या फिर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करना कि 20 मिनट पहले ही मॉक टेस्ट को ख़त्म किया जाए, ठीक है। ताकि वो 20 मिनट आप क्या करें, OMR शीट फिल करने के नाम से, मतलब उसके लिए OMR शीट फिल करने के लिए 20 मिनट आप बचा के चले यहाँ से, क्योंकि जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको 20 मिनट कम से कम OMR शीट भरने में लगेंगे। यहाँ पे तो आपको पूरे 2 घंटे मिल रहे हैं, बट एक्चुअल एग्ज़ाम में 2 घंटे पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि OMR शीट भरने में भी 20 मिनट के आसपास आपको समय लगेगा, ठीक है। तो हम भी यहाँ कोशिश करेंगे कि 20 मिनट पहले एग्ज़ाम को ख़त्म किया जाए, ठीक है। उसी हिसाब से चलेंगे समय का मैनेजमेंट करते हुए। इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो वीडियो को पॉज करना, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना, बट हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मोस्टली बच्चे आपके हमारे पास, मतलब हमारे जो चैनल से जुड़े हैं मोस्टली जो हमारे साथी हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह देखा कि सफेद प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा? आइंस्टीन, नील बोर, आइजैक न्यूटन या मैक्स प्लैंक? भाई इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, बट ये बहुत जनरल क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने से। आपको पता है मेरी साइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। बाकी जो भी बच्चा जिसकी एवरेज साइंस भी है वो इसको समझ पाएगा, इसका आंसर उसको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति का लक्षण नहीं है? तो वायरस की उपस्थिति का लक्षण नहीं है बताना है कौन सा इनमें से। उपयोगकर्ता का ऑटोमेटिक लॉग आउट हो सकता है। अगर ऑटोमेटिक आपका खुद से लॉग आउट हो जाता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वायरस है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो ये तो लक्षण है। प्रोग्रामों का सेल्फ एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो बट वो खुद से, अगर प्रोग्राम खुद से चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ वायरस है उसमें, ठीक है। वेबसाइट पर स्थानीय भाषा में जानकारी, क्या ये वायरस की उपस्थिति है? नहीं भाई, ये नॉर्मली भी तो स्थानीय भाषा में जानकारी हो सकती है। वेबसाइट पर लोगों के लिए स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो ये वायरस की उपस्थिति का लक्षण नहीं है। अचानक सिस्टम सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है, तो इम्पोर्टेंट सबसे मेन लक्षण यही है कि वायरस वगैरह होगा तो बंद कर दे काम करना, ठीक है। तो ये तीनों तो लक्षण हैं, थर्ड वाला लक्षण नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग आई थिंक ये पहले भी मॉक टेस्ट में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है मॉक टेस्ट में। टिक्का रोग रिलेटेड है मूंगफली की फसल से, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता अब इसमें क्या ही गेस करेंगे, ठीक है। हालांकि ये पहला आया हुआ क्वेश्चन है, मूंगफली से रिलेटेड है टिक्का रोग, ठीक है। चलिए, इनमें से फ्रक्टोज बहुलक का उदाहरण कौन सा है? फ्रक्टोज बहुलक, रेफिनोज स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। यार इसके बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, बट ग्लाइकोजन या ग्लूकोज या ऐसे करके शायद हो, आई एम नॉट श्योर। बट ऑप्शन नंबर सी भी है और मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ नाम हो, तो इसके साथ जाएंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल भी, गेस किया है थोड़ा सा ऐसे ही, ठीक है। संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न उठने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो होता है राष्ट्रपति का, जो कि चुनाव आयोग से परामर्श के बाद लिया जाता है, ठीक है। तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है अयोग्यता के लिए। इसका आर्टिकल आई थिंक 102 या 103 का आई थिंक होता है, ठीक है। हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा? सिकंदराबाद, बेगमपेट, नामपल्ली या काचीगुड़ा? पता नहीं भाई कौन सा है, करंट अफेयर क्वेश्चन है शायद ये। बट अगर इसमें नाम देखे तो बेगमपेट में बेगम शब्द जो है ये महिला शब्द है, तो शायद आई थिंक शायद ये होता हो। अगेन मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता बट इस क्वेश्चन के बारे में, तो ब्लाइंड गेस इसमें भी ले रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैगस्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित डैश पर सवार होते थे। मैगस्थनीज के समय पे, यानी कि आई थिंक मौर्य काल की बात चल रही है ना, तो उस समय पे हाथी, गेंडा, बैल, बैल, गेंडा और बैल का तो आई थिंक कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उस समय पे घोड़ा या हाथी। बट इनके समय में मेन तो आई थिंक अवध वाला जो अवध कह रहा हूँ, मगध वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पे हाथी ज़्यादा फेमस थे ना। हाथी उनकी विशेषता भी थे, शक्ति की विशेषता भी हाथी थे उनके। आई थिंक हाथी होना चाहिए, घोड़ा भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि हाथी होगा, क्योंकि उनकी विशेषता वहाँ पे हाथी होना था, कि उनके पास हाथी थे ना, इसीलिए वो शक्तिशाली भी थे। दिल्ली सल्तनत की समय अवधि डैश से डैश के बीच में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1206 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत का काल रहा। ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी आपको सारा पता भी होना चाहिए, जैसे 1206 से 1290 तक कौन रहा? गुलाम वंश। देखो, गुड़ खा तसले में, ऐसे आपको याद रखना है, गुड़ खा तसले में। ठीक है। 1206 से 1290 गु, यानी कि गु मतलब गुलाम। ठीक है, गुलाम वंश रहा यहाँ पे। ठीक है। 1290 या 1291, जो भी कह लो आप, यहाँ पे लिख दिया। 1290 से 1320 तक गुड़ खा, खा से खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का शासन रहा यहाँ पे। और 1320 या 21, जो भी आप कहो, 1413, 1413 है ना। गुड़ खा त से तुगलक वंश का शासन रहा। ठीक है। उसके बाद 1413 से 1451 तक किसका शासन रहा? तुगलक। के बाद सा से सैयद, सैयद वंश। ठीक है। उसके बाद फिर 1451 से 1526 मुगलों तक कौन रहता है आपके? लोधी वंश। ठीक है। उसके बाद 1526 में कौन आए थे? मुगल आए थे। उनका टाइम पीरियड एंड तक चलता है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, बेसिक सी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे बने रहते हैं, आर्टिकल नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? कथकली, तो ये तो भाई केरल का है, आप सबको पता है। गोटीपुआ, पाइका, दखलई, ये सारे उड़ीसा के हैं। पहला वाला केरल का है। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम, तो भाई कोरम एक कोरम क्या होता है? 1/10 संख्या। कहते हैं कि भाई आपकी जो न्यूनतम संख्या है लोकसभा की बैठक के लिए, कोरम होता है वो, कि भाई जो न्यूनतम सदस्य 1/10, जो लोकसभा की सीट्स हैं उसका 1/10 प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी जो है लोकसभा की कार्यवाही आगे चलती है, वरना तो उसको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोरम वो न्यूनतम संख्या होती है जो चाहिए होती है ना लोकसभा की कार्यवाही के लिए, तो कोरम होता है 1/10, 1/10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? तो कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर का भी है, मुझे नहीं पता। तो मैक्सिमम देश ही होने चाहिए भाई, मैक्सिमम देशों का ही मूल्यांकन होगा, 90-100 जितने भी होंगे वो। HTTP में एरर कोड 304 क्या दर्शाता है? नॉट मॉडिफाइड, मूव्ड टेम्परेली, इंटरनल सर्वर एरर, नॉट एक्सेप्टेबल। HTTP में एरर कोड 304 ऐसे कुछ लिख का आया था, जैसे 420, 304 ऐसे शायद हो, तो वेबसाइट चलाते चलाते हो जाता है ना शायद ऐसे। नॉट मॉडिफाइड, मूव्ड टेम्परेरीली, ऐसा होता हो शायद, कि थोड़ी बहुत देर के लिए मूव्ड हो गया ऐसे करके वेबसाइट। मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा गेस कर रहा हूँ। ठीक है, गलत भी हो सकता है, लेट्स सी। हिंदुस्तानी रागों को ठाट प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, मियां तानसेन, उस्ताद विलायत खान, पंडित जसराज। ठाट प्रणाली नहीं पता भाई, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनको कर लेना चाहिए। आर्द्र नम समशीतोष्ण प्रकार के वन डैश मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है किसी मॉक टेस्ट में। और समशीतोष्ण से ही आपको समझ में आना चाहिए
आर्द्र हैं और समशीतोष्ण प्रकार के वन हैं, तो वहाँ पे कितने मीटर की ऊंचाई में पाए जाएंगे ये वन? लगभग 1000 मीटर प्लस पे पाए जाते हैं, 1000 प्लस, यानी 1000 से 2000 के आसपास। ये पहले भी मॉक टेस्ट में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप वनों का वर्गीकरण पढ़ते हो ना, तो समशीतोष्ण प्रकार के जो वन होते हैं इनकी विशेषता ये है कि 1000 के आसपास ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ठीक है, ठंडे वन है तो ऊंचाई पे तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, चलिए। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन शामिल है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? समष्टि का मतलब होता है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो मतलब जो मतलब समस्त पूरे देश के मतलब पूरे देश को आधार बना के जो पूरे मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, है ना, उसको अध्ययन किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद पूरे देश की बात करता है, इसको अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी दर का, अच्छा, उपरोक्त सभी ऑप्शन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो तीनों चीज़ें जो मैक्रो लेवल पे है अर्थशास्त्र में, इन तीनों का मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में हवाई अड्डे का नाम डैश हवाई अड्डा है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल सही चीज़ है, ये इंदौर में है आपका। सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय, राजा भोज, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश के इंदौर में। किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने योजना अवकाश, तो भाई ये जो योजना अवकाश प्लान हॉलीडे जो था वो कब आया था आपका? थर्ड और फोर्थ वाली जो पंचवर्षीय योजनाएं थी 1966 से 69 तक ये चली थी। 3 इसमें प्लान आए थे, रोलिंग प्लान इनको कहते थे, जो एक एक ईयर के प्लान आते थे। ठीक है, किस वजह से आए थे? 1962-65 के युद्ध की वजह से स्थिति थोड़ा सा खराब हो गई थी, इस वजह से एक एक साल के प्लान को हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में योजना अवकाश जो था वो आपका शामिल किया गया था। उपभोक्ता कल्याण की अवधारणा डैश है? उपभोक्ता कल्याण की अवधारणा व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, नकारात्मक या सकारात्मक? देखो, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से आपके लिए बहुत आसान सा सवाल है। कैसे? उपभोक्ता कल्याण की अवधारणा बहुत व्यक्तिनिष्ठ होती है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो उपभोक्ता का जो कल्याण है, ये उपभोक्ता कल्याण की जो अवधारणा है ये व्यक्तिनिष्ठ होती है। हर एक व्यक्ति के लिए संतुष्टि का अधिकतम स्तर हर एक वस्तु से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है गुलाब जामुन से ज़्यादा संतुष्टि मिले, तो दूसरे वाले को हो सकता है भाई जलेबी से ज़्यादा संतुष्टि मिले। तो व्यक्तिनिष्ठ उपभोक्ता कल्याण का इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सबसे कम आबादी सिक्किम और सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाया? तो भारत में हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा उत्पादन किसका बढ़ाया? गेहूं और चावल का। आपको पता है पंजाब हरियाणा की जो साइड है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा था किसका? गेहूं और चावल का। तो हरित क्रांति ने सबसे ज्यादा इफेक्ट भी नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा को ही किया था। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? क्या हुआ? रहने दो, कोई नहीं, अरे रहने दो। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स, रिचर्ड स्टोन, जे आर हिक्स, जेएम किन्स। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जनक किसे कहा जाता है? कुजनेट्स, स्टोन, हिक्स, किन्स। किन्स की इकोनॉमिक्स का तो अलग वो है, तो आई थिंक नेशनल इनकम इनका नहीं होना चाहिए शायद। कुजनेट, स्टोन, हिक्स, हिक्स भी शायद नहीं होंगे, हिक्स का तो अलग कॉन्सेप्ट। तो शायद कुजनेट्स होने चाहिए, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मुझे इसके बारे में याद नहीं है, नाम ही याद नहीं आ रहा मेरे को। तो शायद ये 12th क्लास वगैरह में होगा, नॉट श्योर, पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाते हैं। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची होती है 5th। देखो, दो अनुसूचियां हैं, 5th और 6th। ठीक है, दो स्केड्यूल है। तो 5th जो अनुसूची है उसमें तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन शामिल होता है इसमें, 5th वाली में। 6th में
जो कुछ उत्तर पूर्वी राज्य जो है MATM, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय, इन चारों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस शामिल होते हैं सिक्स्थ स्केड्यूल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो फिफ्थ में है, और सिक्स का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चा आलू डैश की उपस्थिति के परीक्षण के लिए एक आदर्श नमूना है। विटामिन B12, प्रोटीन, विटामिन C, स्टार्च। स्टार्च ये पांचवी छठी में, आई थिंक चौथी पांचवी में भी ये आपको प्रयोग क्रियाकलाप कराया जाता होगा ना, उसमें आयोडीन की बूंदें आलू पे डालना, तो उसमें स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण वगैरह, ये सब बच्चे बच्चे को पता है पांचवी छठी क्लास के भी। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ब्यास, गंडक, तुंगभद्रा, मानस। गंडक देखो, घग्गर, गंडक, कोसी ऐसे निकलते हैं ना यहाँ से, ये क्या है? नेपाल है। नेपाल हिमालय से यहाँ पे मिलती है किसमें? गंगा नदी में। यहाँ से घग्गर, गंडक, कोसी ऐसे मिलती है। तो जो गंडक है वो किसकी नदी है? सहायक नदी गंगा की। ठीक है। मकर संक्रांति त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति अभी मनाया होगा आपने जनवरी में। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैथोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के लिए तो भाई नहीं किया जाता, रिक्टर स्केल होता है। वर्षा, महासागर की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता में तो डेसी वैसी मीटर कुछ होता होगा, डेसिबल में मापते हैं, तो आई थिंक ऐसा कुछ नाम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। वर्षा और महासागर की गहराई, वर्षा से रिलेटेड भी ऐसा कुछ नाम आई थिंक नहीं होना चाहिए। फैथोमीटर, फैथोमीटर। मुझे तो यही इंट्यूशन लग रहा है कि भाई महासागर की गहराई आई थिंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C भी है, तो इसके साथ जाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? अधिकतम भारतीय राज्यों से देखो, एक तो ये कर्क रेखा जो है आपकी कौन सी है? 23.5 डिग्री जो है ये कर्क रेखा मोस्टली सभी राज्यों से ऐसे बीच में होकर गुजर जाती है। बट यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो ऐसे करके कुछ स्टेट रह जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए। ऊपर उठेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी आ जाएगा आई थिंक, है ना? नीचे तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आई थिंक। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए। ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो यहाँ से गुजरात से भी ऊपर चला जाएगा, तो 26 भी नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक 24 होना चाहिए, आई थिंक। ये गलत भी हो सकता है, बट लेट्स सी। शासकों के नाम वाले पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो शासकों के नाम वाले पहले जो सिक्के थे वो किसने जारी किए थे? इंडो यूनानीज ने, है ना? उसके बाद आई थिंक गुप्त काल में शुरू किए गए थे, जिसमें शायद समुद्रगुप्त की एक वो मिलती है, उस पे चित्र मिलता है, इसमें वीणा बजा रहा है वो, आई थिंक। पर इतना तो श्योर है कि पहले सिक्के जो थे नाम वाले वो इंडो यूनानीज ने जारी किए थे। ठीक है। राज्यसभा को डैश के बाद भंग कर दिया जाता है? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 6 वर्ष में इनका दोबारा से चुनाव होता है सदस्यों का, बट भंग कभी नहीं किया जाता। 1/3 जो सदस्य हैं उनको दोबारा से चुन के आते हैं प्रत्येक 6 वर्ष में। लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको भंग कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को परमानेंट है वो। निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? पुरवाई, पछुआ, व्यापारिक, डालड्रम्स। गरजता चालीसा किसे कहते हैं भाई? नो आइडिया। गरजता चालीसा, बट मैं आपको एक पवनों का वो बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या होता है पवनों का। देखो, ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, ये है आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे एक वायुदाब पेटी होती है जिसको आप कहते हैं निम्न वायुदाब पेटी। ये कहाँ, ये क्या होता है यहाँ पे? निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, इसके ऊपर दो लाइंस बना दो, एक और एक, दो, ऐसे ही यहाँ पे एक और एक, दो। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक एक पेटी होती है। ये जो एरिया है ना, ये संक्रमण एरिया होता है, यहाँ पे दो अलग अलग पवने जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहली ये वाली डायरेक्शन याद रखनी है बस आपको, बाकी सब डायरेक्शन अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे, यहाँ से दिशा भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, यहाँ तो ध्रुव है आपको पता ही है ये। ठीक है, तो यहाँ से 23.5 डिग्री, यहाँ से 66.5 डिग्री। ठीक है, ये जो यहाँ वाला एरिया ना, ये वाला एरिया 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे तक का, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ठीक है,
यहाँ से पवने पवने ऐसे चलती है, बाकी सब में सीधी सीधी बना दो पवने, इसके डायरेक्शन में ऐसे बना दो, जैसे इनका है वैसे सीधी सीधी बना दो। ठीक है, ऐसी इसमें यहाँ पे सीधी सीधी ऐसे बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी ऐसी इनके मुंह ऐसे उल्टे कर दो बस, बाकी सीधी ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इनका मुंह ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ना ये वाली पवने, इनको कहते हैं ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ये उत्तरी व्यापारिक पवने और ये दक्षिणी व्यापारिक पवने। तो यहाँ वाले में क्या होती है, व्यापारिक पवने होती हैं, व्यापारिक पवने। ठीक है, और ये जो होती है नीचे ये होती है पछुआ पवने। तो ये क्या है, पछुआ पवने। ठीक है, और ये जो होती है ये ऊपर वाली होती है ध्रुवीय पवने। ठीक है, ये उत्तर ध्रुवीय पवने और ये दक्षिण ध्रुवीय पवने। ठीक है, आगे देखो यहाँ निम्न वायु दाब है ये वाला, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ये होता है उच्च वायु दाब, और इसके ऊपर अगेन जो होता है वो निम्न वायु दाब होता है, और हमेशा पवने जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन की भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गरजता चालीसा किसे कहते हैं, नो आइडिया। ठीक है, पूर्वाई पवने, पछुआ या व्यापारिक, पछुआ व्यापारिक पवनों में से एक होना चाहिए। व्यापारिक पवने जो हो भूमध्य सागर के भूमध्य सागर के आस, भूमध्य सागर कह रहा हूँ, विश्वत व्रत भूमध्य रेखा के आसपास है व्यापारिक पवने। तो शांत होती हो, पछुआ पवने होती हो, बट नहीं आइडिया नहीं है इसका, कुछ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामनिया छऊ नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है। बामनिया छऊ, ये कौन सा छऊ है भाई। छऊ तीन प्रकार के है ना, एक तो आपका भाई झारखंड में है, एक तो झारखंड में, और फिर उड़ीसा में, और फिर एक पश्चिम बंगाल में। ठीक है, झारखंड में क्या है आपका सराय केला छऊ। ठीक है, उड़ीसा में क्या है आपका मयूरभंज छऊ, और इसमें आपका क्या है पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। बट इसमें से तीनों में बामनिया छऊ कहाँ पे है, नो आइडिया। चलो भाई बाद में देख लेंगे इसको भी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी यानी कि गुजरात वाली साइड, तो मेन फेमस कौन सा है, धोलावीरा। ठीक है, ये गुजरात में ही है, तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के लिए चुनाव कराता है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही बात है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। स्टेट्स में तो ऐसा नहीं होता है, स्टेट्स में तो स्टेट ही रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, वही विधान बनाती है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है। बट हाँ, महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 होता है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन गलत होना चाहिए, बाकी तीनों सही हैं। तो क्या पूछे कितने कथन सही हैं, तो केवल 3 कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी निचय। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में है। आसान सा क्वेश्चन, सॉरी उड़ीसा कह रहा हूँ, असम में है, सॉरी 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 सॉरी, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया। गुड़ खा तसले में भी बताया था ना, ख के बाद गुड़ खा तसले में तो यानी कि तुगलक वंश। अभी आपको मैंने सारी हायरार्की उसका एक क्रम बता दिया था पूरा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख डैश में किया गया। वित्तीय आपातकाल है आपका 360 में, 352, 356 और 360। ठीक है, इसमें होता है आपका वित्तीय आपातकाल, इसमें होता है आपका राज्य वाला आपातकाल जिसको आप राष्ट्रपति शासन भी कहते हो। ठीक है, और इसमें होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी जिसको आप राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हो। ठीक है, तो भाई 360 आज तक नहीं लगाई जा सक अभी तक नहीं लगाई गई है 360, वित्तीय आपातकाल आज तक भी नहीं लगाया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में
नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान कब जुड़े थे? 74th अमेंडमेंट। दो अमेंडमेंट हुए ना, 73rd और 74th। इसमें पंचायती राज आया और इसमें नगर निगम पालिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? अच्छा, रीजनिंग आ गई है भाई। 38 क्वेश्चन थे जीके जीएस के, जिसमें से हम 34 किए हैं, 4 जो है वो हमने स्किप किए हैं। ठीक है, चलिए ये बताना है कौन से में आकृति वाली नहीं थे। तो पहला ऑप्शन देखो, तो इसमें आपको दिख रही है एरिया आकृति, एक एरिया आकृति। तो दो दो हैं फर्स्ट ऑप्शन में, है ना? सेकंड में है क्या? सेकंड में तो ऐसा नहीं दिख रहा, लगातार नहीं। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु सी बिंदु ए के 20 मीटर उत्तर में है। तो बिंदु ए के 20 मीटर उत्तर में कौन सा है? बिंदु सी। ठीक है, बिंदु बी बिंदु सी और ए के ठीक मध्य में है। तो बिंदु सी और ए के ठीक मध्य में है बी, यानी कि इसके ऊपर भी 10 है, इसके ऊपर भी 10 है, बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, बिंदु डी बिंदु ए के 8 मीटर पूर्व में है। तो ए के 8 मीटर पूर्व में कौन सा है? बिंदु डी है। ठीक है, बिंदु ई बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व में। तो बी के 8 मीटर पूर्व में कौन सा है? बिंदु ई। ठीक है, 8 मीटर पूर्व में है। बिंदु एफ बिंदु ई के 11 मीटर उत्तर में है। तो 11 मीटर उत्तर में है ई के, 11 मीटर उत्तर में क्या है? एफ। ठीक है, बिंदु एफ और बिंदु डी के, बिंदु एफ और डी के बीच में दूरी कितनी है? डी और एफ। यहाँ से यहाँ तक कितना? 10 है, और यहाँ से यहाँ तक 11 है। तो 10 और 11 कितना हो गया? 21। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख बताना है आपको, क्षोभमंडल, वायुमंडल और मध्यमंडल। बहुत आसान सा, ये वायुमंडल है और वायुमंडल की दो परतें कौन सी है? क्षोभमंडल और मध्यमंडल। वायुमंडल के अंदर ही तो आती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 16 12 32 16 64। 8 4 12 4 16 और 4 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही आपको कम ज़्यादा ऐसे दिखता है ना, मतलब माइनस प्लस, तुरंत आप डबल सीरीज पे जाओ तो आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख गया, आपने डबल सीरीज देखी। ऐसे यहाँ पे देखो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है, ये आपकी प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, राज्य सरकार के एक सदस्य पर एक पुलिस आयुक्त द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। निष्कर्ष क्या है? राज्य सरकार में भ्रष्टाचार है। देखो, राज्य सरकार के एक पुलिस आयुक्त ने राज्य सरकार के एक सदस्य पर पुलिस आयुक्त ने आरोप लगाया है रिश्वत का। तो आरोप लगाया है, इसका मतलब सिद्ध थोड़ी हुआ है, अभी अभी आरोप लगाया है। तो राज्य सरकार में भ्रष्टाचार है, ये 100% कह सकते हैं कि नहीं? आरोप है अभी बस। ठीक है, पुलिस आयुक्त विपक्ष से है, ऐसा भी जरूरी थोड़ी है कि विपक्ष में होगा भाई, उसकी तो ये ड्यूटी है ना आयुक्त की इन सब चीज़ों पे। तो आरोप लगाया अभी और उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, जरूरी थोड़ी विपक्ष में है। तो दोनों ही मेरे हिसाब से गलत होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 60। यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं है, यहाँ पे रेशियो है, यानी कि ये तीनों एक रेशियो में है। और यहाँ पे ऑप्शन भी 3 में, यानी कि इसने क्या बोला है कि ये जो यहाँ पे कुछ एक लॉजिक होगा, इस चार ऑप्शन में से सेम लॉजिक पे बताना आपको कौन सा होगा। तो 48 और 60 और 66। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72 नहीं है। 48 और 12 60 और 6 66। तो पहले +12 और फिर +6, यानी कि पहले +12 फिर आधा, पहले जितना प्लस हुआ उसका आधा, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे 10 प्लस हुआ फिर आधा है 5 नहीं। यहाँ पे कितना प्लस हुआ? यहाँ तो माइनस ही हो गया। यहाँ पे 11 प्लस हुआ लेकिन 5.5 नहीं है। यहाँ पे 10 प्लस हुआ लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यानी ये तो लॉजिक नहीं हुआ। यहाँ पे 12 प्लस है, यहाँ पे 6 प्लस है। और कुछ दिख रहा है क्या इसमें? यहाँ पे 12 प्लस है, 8 और 4 12 होता है। यहाँ पे 6 प्लस है, 6 0 6 होता है। तो यहाँ पे 12 प्लस 48 में इसलिए किया गया है क्योंकि 8 और 4 12 है, शायद ऐसा हो। और 60 में 6 प्लस इसलिए किया गया क्योंकि 6 और 0 6 है। समझ रहे हो बात को? 48 में 12 क्यों प्लस किया गया? क्योंकि 8 और 4 12 होता है। 60 में 6 प्लस इसलिए किया गया क्योंकि 6 + 0 6 होता है। इसमें देखते हैं 73 में कितना प्लस करेंगे, 7 और 3 10। ठीक है, 83 में कितना प्लस होगा? 8 9 10 11, 11 प्लस हुआ है कि नहीं? इसमें तो प्लस ही नहीं हो रहा। इसमें 56 में 11 प्लस करेंगे 67, और 67 में 13 प्लस करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 37 में 7 और 3 10 प्लस किया, और 47 में 7 4 11 प्लस करेंगे तो 7 और 1
बिल्कुल सही, 58 आ गया। ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको प्लस करके, डिजिट्स को प्लस करके उतने प्लस कर दिया उस पूरे नंबर में, ठीक है। सभी मैट रेट हैं, तो सारी मैट जो है ये रेट के अंदर आती हैं। कुछ रेट फैट हैं, तो इनमें से कुछ रेट जो है फैट है, ठीक है। सभी मैट फैट हैं, तो मैट और फैट का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। कुछ रेट मैट है, तो कुछ रेट मैट है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो केवल सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड कहाँ गया? ये रहा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या हल्के गुलाबी रंग को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाती है? हल्के गुलाबी रंग, अच्छा ये कलर है, ये लाइट है, ये पिंक है। यानी कि हल्का भी हो, गुलाबी भी हो, रंग भी हो, यानी कि तीनों चीज़ें। तो तीनों किस में आ रही हैं भाई? तीनों चीज़ें किस में आ रही है? चार पे आ रही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। भाई तीनों चीज़ें कहाँ पे मिल रही हैं? एक ही है जिसमें चार है, उस पर मिल रही हैं तीनों चीज़ें। रुपया, मुद्रा, तो ग्रीष्म ऋतु क्या है? रुपया मुद्रा है, ग्रीष्म ऋतु क्या है? ऊष्मा, मौसम, नमी, तापमान। मौसम है ना, ग्रीष्म ऋतु मौसम है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट छांटना है इसमें, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, डॉक्टर। तो ये तीनों तो एक जैसी है ना, डॉक्टर अलग है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिजाइनर, ये तो आई थिंक तीनों, कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है तो तीनों का काम वही है, उसमें ही काम होता है। डॉक्टर अलग है, डॉक्टर की फील्ड अलग है। तो आई थिंक ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कथन है, एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं, यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा, ठीक है। धारणा क्या बनाई जा सकती है? चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, बिल्कुल सही। कोई चेतावनी, कोई ये सब चीज़ें तभी दी जाती हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि उसको उम्मीद होती है कि अगला बंदा सुनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सकता है लिखा, तो भाई हो सकता है, बिल्कुल। सजा छात्रों को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सजा सबसे अच्छा तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है, तो ये चीज़ गलत होगी। सबसे अच्छा तरीका सजा नहीं होगी, कुछ और चीज़ हो सकती है, बट आई थिंक केवल एक होना चाहिए, धारणा एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन, मनीषा के कार्यालय के 55% सहकर्मी फिल्म देखने गए हैं। ये कथन है, निष्कर्ष क्या? मनीषा फिल्म देखने गई है, जरूरी थोड़ी है मनीषा फिल्म देखने गई हो, 100% नहीं कह सकते आप। निष्कर्ष दो, मनीषा फिल्म देखने नहीं गई है। अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं गई हो, बट इन दोनों में से ईदर और का केस लगेगा 100%, ये रहा। क्यों भाई? देखो मेरे 100 बंदे थे एरिया में, उस एरिया कह रहा हूँ ऑफिस में, 55 लोग मूवी देखने गए हैं। अब मैं भी तो ऑफिस का हिस्सा हूँ, या तो मैं जाऊंगा या तो मैं नहीं जाऊंगा। एक ही चीज़ तो हो सकती है, दोनों थोड़ी सच हो सकती है कि मैं जाऊं भी और ना भी जाऊं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही चीज़ सच होगी, या तो मैं जाऊंगा या तो नहीं जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता। आदित्य कह रहा है उसके पिता, यानी कि कपिल के पिता। कपिल की ओर इशारा करा, तो कपिल के पिता, उसके पिता मेरे पिता की बेटी के पति हैं। तो इसके पिता पति हैं किसके? बेटी के। किसके? मेरे पिता की बेटी, तो मेरे पिता के पिता की बेटी, तो ये किसी की बेटी है और वो मेरे पिता के पिता हैं। तो मेरे पिता के पिता, यानी कि मेरी बहन हुई। मेरे पिता, यानी कि मैं, ये हुआ कौन? आदित्य। मेरे पिता के पिता की बेटी, यानी मेरी बहन हुई है, ठीक है। बेटी का पति है, ठीक है। आदित्य के पिता, आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है भाई? ये दोनों भाई बहन हैं, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पकाऊ क्वेश्चंस, डिक्शनरी के क्रम में इसको लगाना है, तो ऑप्शन से चेक करो। सबसे पहले क्या है? 2 और 4, तो 2 और 4 में से क्या आएगा? पहले 2 और 4। डब्ल्यू ई ए वी, तो ई ए तक तो सेम है। अब यहाँ पे टी और यहाँ पे वी है, तो टी यू वी, तो पहले 2 आएगा, तो ये खत्म। पहले 2 आएगा, 4 खत्म। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को देखो, यहाँ एक है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, तो 1 और 4 में से चेक करो, 1 और 4। डब्ल्यू ई ए, तो ए पहले आएगा या ई पहले आएगा? तो ए पहले आएगा, तो 4 पहले आना चाहिए, ये ऑप्शन भी खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5 और 1, तो 5 और 1 में से पहले क्या आएगा? एक, ये रहा, और 5 ये रहा। डब्ल्यू ई और डब्ल्यू ई आई, तो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो 5 भी खत्म। एक पहले आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दी गई आकृति की सही दर्पण छवि बतानी है, तो मिरर इमेज आपको बतानी है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, देखो सेम तो नहीं हो सकती है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये सेकंड वाली करेक्ट है। और तो कोई नहीं है मिरर इमेज, नहीं वैसे भी सेकंड से मिलती जुलती ही नहीं है कोई। इसमें भी मिरर इमेज आपको बतानी है। तो मिरर इमेज देखो ये यहाँ पे है, तो ये कोने में होगा ऐसे करके, तो देखो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, है ना, ऐसे होना चाहिए था। ये भी नहीं हो सकती, पहले दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है, फोर्थ भी नहीं हो सकता। देखो एक लाइन से आंसर आ गया ना, ये वाली लाइन है केवल यहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, बस खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पतों में से कौन सा नीचे दिए गए पते के बिल्कुल समान है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, है ना, एसएससी वगैरह में भी आ रहे हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज देखना है आपको, चार ऑप्शन है तो एक एक चीज को लेके चलो। जैसे यहाँ पे पहली लाइन है, श्री विट्ठल राव श्यामराव, तो आपको देखते हुए चलना ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन में है क्या, ये विट्ठल राव सही है। ऑप्शंस स्पेलिंग भी चेक करते हुए चलना, देखो स्पेलिंग भी गलत है पहले और दूसरे में। देखो यहाँ पे टी एच है, और यहाँ पे देखो टी एच, तो पहला वाला ऑप्शन गलत, तो यहाँ पे लिखते रहो पहला ऑप्शन खत्म। ठीक है, विट्ठल, एक सेकंड भाई, आजा भाई आजा। अरे भाई रेजर कहाँ चली गई, आ गई। ठीक है, तो विट्ठल राव पहले में ऑप्शन में स्पेलिंग गलत है, दूसरे में ठीक है, तीसरे में टी एच, टी एच ए, देखो इसमें भी स्पेलिंग गलत है। कहाँ गया ऑप्शन, फोर्थ में भी स्पेलिंग गलत है, देखो यहाँ पे टी एच ए बोला, इसमें टी एच होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत, फोर्थ भी खत्म। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी खत्म, तो फर्स्ट और फोर्थ खत्म, सेकंड और थर्ड में से देखना है अब। ठीक है, अब सेकंड देखो ये वाली लाइन, तो इसको मैच करने की कोशिश करो सब में। अरे भाई रेजर राजा मेरी, तो 4 3 5, तो हमें केवल सेकंड और थर्ड को देखना है। सेकंड और थर्ड में से थर्ड भी खत्म हो गया, क्योंकि 4 3 5 नहीं है यहाँ पे, देखो ये ये गलत, तो सेकंड ऑप्शन बचा केवल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको चेक कर लेना है, खत्म काम। हम्म। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, जिसमें उपयोग किए गए अक्षरों की संख्या दिए गए शब्द में दिखाई देने वाले प्रत्येक अक्षर की संख्या से अधिक न हो। ठीक है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये बताना है आपको। ठीक है, ग्राइंड, GRIND, तो GRIND, डी तो इसमें है ही नहीं, तो पहले ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, डी है ही नहीं, तो कहाँ से लिखें डी, खत्म काम। कथन ये रहा, धारणा ये रही, तो पर्यावरणीय प्रदूषण पर ऐसी सूचनात्मक पुस्तकें पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई। ये कथन है। धारणा, पर्यावरणीय प्रदूषण पर अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, बिल्कुल उपलब्ध हैं, तभी तो बोल रहा है कि पहले ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण पर बहुत कम किताबें लिखी जा सकती हैं, बहुत कम लिखी जा सकती हैं, ऐसा तो इसमें कहीं नहीं कहा गया, तो दूसरा तो गलत है, केवल एक कथन सही होना चाहिए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला इसने, पेपर फोल्डिंग का है क्वेश्चन। तो देखो जैसे जैसे खुलेगा, देखो ये एक बार ऐसे मुड़ा है, तो ये ऐसे खुलेगा, जैसे जैसे पेपर खुलेगा वैसे वैसे मिरर इमेज बनेगी, तो ऐसे मिरर इमेज बनेगी, तो ये आधा पेपर हो गया। अब ये पूरा वैसे खुलेगा, तो अगेन ऐसे मिरर इमेज बनेगी इसकी, समझ रहे हो। तो मिरर इमेज बनाना होता है पेपर फोल्डिंग में। देखें पहले इसकी मिरर इमेज चेक करें, यहाँ पे मिरर इमेज है बिल्कुल, यहाँ पे मिरर इमेज है क्या, ये नहीं, यहाँ पे तो इमेज ही नहीं है। यहाँ पे मिरर इमेज है क्या, देखो सामने हमने देखा, ये भी नहीं है मिरर इमेज। एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है इसमें, लुप्त, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे आएगा अभी। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ से इधर आ गया, क्लॉकवाइज घूम गया एक बार ऐसे, फिर दोबारा से क्लॉकवाइज घूम गया ऐसे आ गया, अब दोबारा क्लॉकवाइज घूमेगा नीचे आ गया, फिर ऐसे आ गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे डैश 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 डैश, ये है ना डैश डैश, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में इसमें होना चाहिए, तो ये वाले में डैश डैश नहीं है, तो ये वाला खत्म। खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी बचा केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन आरेख बनाना है आपको, वेन डायग्राम।
पुस्तक, पुस्तकालय, अध्याय, अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका क्या होता है? इंडेक्स को कहते हैं ना। हाँ, इंडेक्स को ही कहते हैं। तो पुस्तक, पुस्तकालय, अध्याय और अनुक्रमणिका। देखो पुस्तकालय तो ये हो गया, पुस्तकालय में मिल गया आपको पुस्तक, पुस्तक में आपके अध्याय होगा और अध्याय के साथ साथ इंडेक्स भी होगा, तो दोनों चीज़ें होती है ना। पुस्तक के अंदर इंडेक्स भी होता है और अध्याय भी होते हैं, ठीक है। तो अध्याय अलग अलग होते हैं, इंडेक्स अलग होता है पहले पेज पे। तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पद क्या हो गया आपको बताना है। तो देखें भाई, पहले नंबर्स को देख लो। 4 और 2 6, 4 10 6 16, +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +6 हुआ, +8 हो जाएगा। तो 16 और 8 24। ऑप्शन नंबर डी, केवल 24 एक ही ऑप्शन में, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाएं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो एक्स है कोई, 15 किलोमीटर उत्तर में चला और फिर अपने बाएं ओर, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में साइकिल चलाई, फिर अपने बाएं ओर 20 किलोमीटर, तो बाएं ओर मुड़ा, 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है? यानी कि वापस यहाँ पे आना है तो कम से कम के लिए इसको ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोशिश करो, 5 या 15, 5 चौक 20, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। तो 15 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट, तो ये 25 डिग्री हो जाएगा और 25 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी लैपटॉप स्मार्टफोन है, तो सारे लैपटॉप स्मार्टफोन है। कुछ स्मार्टफोन टैबलेट है, तो कुछ स्मार्टफोन टैबलेट है। निष्कर्ष क्या, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, तो टैबलेट और कंप्यूटर का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया। निश्चित रूप से कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर है, तो स्मार्टफोन और कंप्यूटर का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? बिल्कुल, स्मार्टफोन के अंदर ही तो कंप्यूटर है, तो ये सही है। सेकंड वाला केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है भाई, सबसे पहले बेसिक से चेक करो कि आसपास के मैच कर रहे हैं क्या। जैसे क्यू पी, तो क्यू के बाद एन है, तो क्या पता है एन हो। आगे देखो क्यू एन पी, तो क्यू एन पी, ठीक है। तो एन से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। क्यू एन पी, क्यू एन पी, क्यू एन पी, क्यू एन पी के, क्यू एन पी के एस, क्यू एन पी के एस, क्यू एन पी के एस, ठीक है। तो एन के एस, तो एन के एस ये खत्म, यहाँ पे आएगा एन के एस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुज गिनने हैं आपको, ठीक है। तो बेसिक से काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। 8 और एक ये हो गया 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, तो ये हो गए 12, ठीक है। और दिख रहे हैं आपके पास ये रहे, एक 13, एक ये 14, एक ये 15, एक ये 16, 16 हो गए। और दिख रहा है आपको कोई? 16 के बाद एक ही ऑप्शन है 17, तो 17वां एक कोई ट्रायंगल इसमें दिख रहा है एक्स्ट्रा? नहीं भाई, और तो नहीं दिख रहा। आई थिंक 16 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष। सभी ए बी हैं, तो सारे ए जो हैं ये बी हैं। सभी बी सी हैं, तो सारे बी जो हैं ये सी हैं। सभी ए सी हैं, तो सारे ए जो हैं वो सी हैं। बिल्कुल सही बात है, ए जो है वो सारे सी के अंदर है, ठीक है। कुछ सी बी नहीं है। देखो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, जब स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन ठीक नहीं होता ईदर और के केस के अलावा, ठीक है। सभी सी ए हैं, तो सारे सी ए हैं क्या? नहीं, सारे ए तो सी हैं बट सारे सी ए नहीं हैं, तो केवल एक कंक्लूजन ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखबार प्रेस तो कपड़ा कहाँ पे है? अखबार प्रेस तो कपड़ा दुकान, मिल, मिल में होगा ना कपड़ा। अखबार प्रेस में बनता है, तो कपड़ा कहाँ? मिल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। ऑड वन आउट छांटना है। इस तरह से अल्फाबेटिकल जो ग्रुप्स होते हैं इसमें आप ऑड वन आउट कैसे छांटते हैं? आपको लास्ट वाले पेयर को चेक करना है सबसे पहले, इनका डिफरेंस, फिर बाकी का। तो ओ से यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो 6 6 प्लस हो गया। डी ई एफ जी एच आई जे, तो +6। डब्ल्यू एक्स वाई जेड
ए बी सी प्लस सिक्स, बी सी डी ई एफ जी एच प्लस सिक्स। तो लास्ट वाले पेयर में सब में प्लस सिक्स है, ठीक है। उसके बाद शुरू वाले पेयर को देखो, सी डी ई एफ जी एच आई प्लस सिक्स, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस सिक्स, के एल एम एन ओ पी क्यू प्लस सिक्स, पी क्यू आर एस टी यू वी प्लस सिक्स। तो सब में पहले वाले पेयर में भी प्लस सिक्स है। अब ये वाला पेयर बचा है, इसको देखो, आई जे के एल एम एन ओ प्लस सिक्स, वाई जेड ए बी सी डी, तो यहाँ पे प्लस फाइव आ गया, ठीक है, वाई जेड ए बी सी डी, तो इसमें प्लस फाइव आ गया। बाकी यहाँ पे देखो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू प्लस सिक्स, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, सब में प्लस सिक्स है। इस वाले पेयर में केवल प्लस फाइव है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे देखना है आपको क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं है, केवल रेशियो, यानी कि ये कोई सीरीज है। यहाँ पे प्रोपोर्शन होता तो ये दो का इससे संबंध बताना होता, बट यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं है, सीरीज है, ठीक है, रेशियो है। तो देखिए क्या हो रहा है भाई, ये ट्रायंगल ऊपर आ गया, फिर ऊपर चला गया, अब ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे मुड़ा, ये एक बार क्लॉकवाइज मुड़ा, ट्रायंगल ऐसे हो गया, फिर मुड़ा तो ऐसे हो गया, अब ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल आएगा और इसके ऊपर क्या है, ये आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, इसके ऊपर ये है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, चंदा सो जो ना, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु दिखाई देंगे? एक के विपरीत यानी कि इसके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक है, और कुछ कॉमन है क्या? दो तीन चार पाँच। देखो जब केवल एक कॉमन होता है ना, जब कोई भी एक नंबर कॉमन होता है तो उसके पीछे वही नंबर आता है जो दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो एक कॉमन है यहाँ पे, और देखो दो दिख रहा है, तीन चार पाँच दिख रहा है, छः नहीं दिखाई दे रहा, तो छः इसके अपोजिट होगा। समझ पाए? जब कोई एक नंबर कॉमन होता है तो इसके अपोजिट वही नंबर होता है जो इसमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रश्न आकृति है। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन है, ये रहा, ये प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों से जो संबंध है वही इन तीनों में होना चाहिए। सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल, चतुर्भुज, दो सर्कल के बीच एक ट्रायंगल, तो दो सर्कल के बीच एक चतुर्भुज हो सकता है ना। और कुछ तो इसमें सेंस नहीं बन रहा, तो यही है सर्कल, ए रहा, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। यही होना चाहिए, दो सर्कल के बीच में एक तीसरी आकृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना श्यामला का पुत्र है। तो भाई कोई गुना है जो कि पुत्र है किसका? श्यामला का। हेमंत मनु के पिता हैं, हेमंत और मनु यहाँ पे है क्या? नहीं। गुना की शादी दीपा से हुई है, तो गुना की शादी जो है वो दीपा से हुई है, तो ये पत्नी हुई इनकी। गुना और मनु भाई बहन है, तो गुना और मनु भाई बहन है, यानी कि ये बहन है तो ये भाई होंगे मनु, और मनु अभी पीछे कहीं थे, ये रहे। हेमंत मनु के पिता हैं, तो मनु के पिता कौन है? हेमंत, और ये पिता हैं तो ये इनकी माता हो जाएंगी, सिंपल। आगे बढ़ो, प्रतीक दीपा का भाई है, तो दीपा का भाई कौन है? प्रतीक है, गुना और दीपा ही है ना ये। गुना की शादी दीपा, ठीक है। दीपक दीपा और प्रतीक, प्रतीक भाई है दीपा का, ठीक है। श्यामला का एक ही पुत्र है, तो श्यामला कौन है? ये भी इनका एक ही पुत्र है, ठीक है। रोशन गुना का पुत्र है, तो गुना का पुत्र कौन है? रोशन है पुत्र, ठीक है। प्रतीक कल्कि के पिता है, तो प्रतीक कल्कि के पिता हैं, ठीक है। जतिन मनु का पुत्र है, तो मनु का पुत्र कौन है? जतिन है। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है, तो प्रतीक की कोई बेटी नहीं है, तो ये बेटा हो गया, ठीक है। हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? तो रोशन के पिता ये है, इनका हेमंत से क्या कनेक्शन है? हेमंत का इनसे क्या कनेक्शन है? तो रोशन के पिता का हेमंत से क्या कनेक्शन है? सॉरी, हेमंत का रोशन के पिता से क्या कनेक्शन है? तो ये इनके पिताजी हो गए ना, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति को पूरा करना है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, सेम आकृति बन रही है, तो ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये ज़्यादा बन गया ना, ऐसे। तो ये तो पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी चेक ही मत करो, पहले ऑप्शन से ही दिखाई दे रहा है ना, थर्ड फोर्थ कुछ नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो या दो से अधिक विषय, या तो दो या दो से अधिक, देखो यहाँ पे दो विषय हैं, ये भी दो के उसमें आ रहा है बीच में, ये तीनों के बीच में आ रहा है, ये दो के बीच में आ रहा है,
तो 5 4 9 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और तो नहीं है ना कोई, 5 3 8 4 12 और 1 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भुवनेश्वर उड़ीसा आइजोल क्या? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस वाले क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में देख लेना, इसमें कुछ पढ़ने जैसा तो है नहीं। पहले बेसिक से देखो, के बाद जे और फिर आई, तो यहाँ पे जे और आई आना चाहिए। यहाँ जे और आई है, के बाद जे और आई, तो के जे आई आई, यहाँ भी आई है यहाँ पे। तो आई जे, तो आई से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। इसके बाद जे और आई आएगा, तो जे और आई, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? 64 36 2 4 6 8। जैसे ही आप 36 64 25 81 ऐसे नंबर्स देखते हैं, ऐसे नंबर्स देखते हैं, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए तुरंत कि स्क्वायर से ही। जब भी आप स्क्वायर्स या क्यूब्स को देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत स्टक करना चाहिए कि स्क्वायर या क्यूब से कनेक्शन हो सकता है इसका। देखो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8, ये 8 डिजिट्स हैं, तो 8 का स्क्वायर दे रखा है। ये 2 4 6, ये 6 डिजिट्स हैं, तो इनका स्क्वायर दे रखा है। 2 4 6 8 और एक 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर है। जितने अल्फाबेट्स हैं उतने ही का स्क्वायर दे रखा है इसने, बस खत्म काम। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो पहले डिवाइड कर दो भाई, 12 5 60, 7 12 6 72। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 दूनी 112। यहाँ पे देख लो, 19 + 11 × 3 = 33, 34 35 36 363 माइनस 56 दूनी 112। तो ये कितना हो गया? 9 3 12 6 7 8, 382 में से 112 गया, 0 7 2, 270, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 12 30 56 90, 2 + 10 12, 12 और 8 18, और 30 40 50 26 + 26, और 60 30 और 4 34 + 34, 9 और 4 + 42, 8 का गैप है, यहाँ पे भी 8 का गैप है, 26 4 और 4 8, 6 और 2 8, यहाँ पे भी 8 का गैप, सब में 8 8 का गैप है, तो 50 + 50 होना चाहिए यहाँ पे। तो 5 और 3 8, 182, ऑप्शन नंबर। गैप का भी गैप चेक करना था, बस आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दी गई कागज की शीट को मोड़ने के बाद बने बॉक्स के समान है। ये जो शीट दी गई है, इसको मोड़ने के बाद कौन सा बॉक्स इनमें से बनेगा, ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कौन सा बॉक्स बनेगा ये चेक नहीं करना होता, आपको चेक करना होता है कौन सा बॉक्स नहीं बनेगा। ठीक है, एलिमिनेशन से करना होता है इस तरह के सवालों को। अब कैसे करेंगे एलिमिनेशन से? देखो, जब भी कोई बॉक्स खुला हुआ है, इस खुले बॉक्स से जब बंद बॉक्स बनेगा, तो उसमें सामने जो है वो अपोजिट वाले नहीं दिखाई देने चाहिए। अपोजिट कौन से होते हैं? एक छोड़ के एक अपोजिट होते हैं। इस प्लस के अपोजिट मल्टीप्लाई होगा, और ये एक तरफ नहीं दिखने चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये रहा। यानी कि ये बॉक्स नहीं बन सकता। जो अपोजिट वाले हैं वो सामने एक ही सरफेस पे एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, सामने वाले सरफेस पे नहीं दिखाई देने चाहिए आपको। ठीक है, अपोजिट जो है, तो ये गलत हो गया। अब देखो, माइनस का जो अपोजिट है वो क्या है? स्लैश है। देखो, माइनस और स्लैश यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अपोजिट। अपोजिट वाले सामने एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, तो ये भी नहीं बनेगा। अपोजिट वाले सामने नहीं दिखाई देने चाहिए एक साथ। ठीक है, अब देखो बचा क्या? क्वेश्चन मार्क और ये ब्लैंक, तो क्वेश्चन मार्क और ब्लैंक एक साथ दिखाई दे रहे हैं नीचे, और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो 3 नहीं बनेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बचा जो कि बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साझा किए गए तो कौन सा संबंध है? ये संबंध सेम ऐसा बताना है किस में है। योद्धा युद्ध क्षेत्र, तो योद्धा जो है वो युद्ध क्षेत्र में उनका काम होता है। खेल मैदान, खेल का काम मैदान में होता है, खेल मैदान में खेला जाता है। योद्धा युद्ध क्षेत्र, खेल मैदान। अंपायर क्रिकेट, अभिनेता मंच, सैनिक सेना। अंपायर खाली क्रिकेट में थोड़ी होता है, और भी गेम्स में हो सकता है अंपायर। योद्धा का काम युद्ध क्षेत्र में है, तो यहाँ पे कोई पर्सन स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे अभिनेता का काम मंच पर है, ये सही है। सैनिक का काम सेना पर है,
सैनिक कहाँ पे लड़ता है? सेना पर थोड़ी, यहाँ पे उसका कर्म भूमि होना चाहिए ना। तो आई थिंक अभिनेता वाला ज़्यादा सही लग रहा है कि अभिनेता का काम मंच पर है, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। पहचान कीजिए जिसे रिक्त स्थान में रखने पर दी गई प्रश्नाकृति में दिया गया स्वरूप पूरा होगा। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है आपको। इससे ये ऐसे घुमाए 45 डिग्री पे, फिर इधर 45 डिग्री पे घुमा, ऐसे 45 डिग्री पे, फिर ऐसे 45 डिग्री पे, यानी कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे घूम रहा है। तो इसमें पहले नीचे रहा होगा ऐसे करके, फिर क्लॉकवाइज घुमा, इधर आ गया 45 डिग्री पे, फिर इधर आ गया, तो नीचे ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपने देखा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, घड़ी की दिशा में। इन चारों का संबंध इससे है, सेम इन चारों का संबंध किससे होगा यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे भी प्लस प्लस है बीच में, यहाँ पे प्लस प्लस है बीच में, यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये वाला साइन है और उसके अंदर फिर ये वाला साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर ये वाला साइन होगा और फिर उसके अंदर ये वाला साइन होगा। बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये वाला साइन, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। यही तो है भाई, ये वाला साइन उसके अंदर ये वाला साइन, ये बॉक्स वाला साइन फिर उसके अंदर प्लस वाला, ये प्लस कह रहा हूँ, ये वाला साइन, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 8 27 64 125, सिंपल सी सीरीज, बहुत इजी सीरीज, 1 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। देखने से आपको पता चल रहा है कि क्यूब्स है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखना है आपको, फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखना है, फिर लास्ट से फर्स्ट, लास्ट से लास्ट, ऐसे चेक करना होता है। देखो बी को 2 लिखा जा सकता है बिल्कुल, ओ को क्या लिखा जाता है 15, बट यहाँ पे 5 लिखा गया है, एक्स को 24 लिखा जाएगा, बट यहाँ पे 12 कहाँ से आया, 25 12, ओ ओके। बी का अपोजिट होता है 25, ओ का अपोजिट होता है 12, एक्स का एज इट इज लिख दिया, ई का अपोजिट क्या होता है 22 और आर का अपोजिट होता है 9। ठीक है, अपोजिट आपको कैसे पता चलेगा, देखो मैं कह रहा हूँ 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट होगा 22, कैसे, इसमें क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, वही अपोजिट होता है। ठीक है, 9 का अपोजिट क्या होगा 18 होगा, क्योंकि 9 में 18 जोड़ने पर 27 बन जाता है। जो दो जोड़ने पर 27 बन जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसमें अपोजिट दे रखा है, बीच वाला एक्स की जगह एक्स ही है। यहाँ पे देखते हैं 16 का अपोजिट क्या होता है, पी क्या है 16, 16 का अपोजिट 11 होता है, तो 11 से शुरुआत होगी, ये भी खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद यू है, टी यू 21, तो 21 का अपोजिट क्या होगा 6, तो 6 है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। एल की जगह एल ही रहेगा, बीच वाले की जगह बीच वाला है, देखो यहाँ पे दोनों के अपोजिट है, बीच वाले की जगह बीच है, तो एल के एल यानी कि 12 आएगा। तो यहाँ पे 15 दे रखा है, ये खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी +1, ए बी सी +2, एन ओ पी क्यू +3, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि +4, 1 और 6 +5, एस और वाई +6 यानी कि +1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो एल एम ओ पी क्यू ए बी सी डी एन ओ एम क्यू डी आएगा, पहले तो ये देख लो, ये खत्म ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म, एम क्यू डी आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 एन ओ पी क्यू आर, आर आएगा, तो डी के बाद आर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, इस ऑप्शन में है, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भाई मिरर इमेज बतानी है आपको। देखो सबसे पहले तो ये 4 डंडे हैं, यहाँ पे 4 डंडे सीधे हैं, ऐसे होने चाहिए। ठीक है, इसमें तो 2 ही हैं, इसमें 4 डंडे हैं, प्लस नीचे आ रहा है, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन है क्या, नहीं फोर्थ भी गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंक दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी रूप में एक समान है, भिन्न का चयन करना है कि ऑड वन आउट छांटना है आपको। ठीक है, इसमें तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 5 6 7 8 9 17, तो इनके डिजिट्स का सम तो अलग अलग है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 115 डिविजिबल है 5 से, बाकी सब, कहीं ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है। आपको देखो पहले प्राइम नंबर्स आपको पहचानना कैसे है, आपको बताया तो प्राइम नंबर की पहचान कैसे होती है। प्राइम नंबर्स के लिए आपको देखना है कि जैसे ये 127 है, ये किसके स्क्वायर के पास है, 12 के स्क्वायर के पास है 127,
तो 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबसे काट के देख लो, अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर है। 12 से छोटे प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 11 यही तो है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 5, 7 से, 7, 7 एवं 7 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। इसको देखो, 9 से कम यानी कि 2, 3, 5, 7 से भी नहीं कट रहा, ये भी प्राइम नंबर है। 89 यानी 10 से कम, 2, 3, 5, 7 एकम 7 नहीं कट रहा, 11, तो ये भी प्राइम नंबर है। तीनों प्राइम नंबर है, केवल 115 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर है। तो तीसरा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑड वन आउट। ठीक है, चलिए इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो फर्स्ट से फर्स्ट फिर फर्स्ट से लास्ट को आपको चेक करना है। एफ से यू अपोजिट है, ठीक है, आई का आर अपोजिट है, के का पी अपोजिट है, ए का जेड अपोजिट है, सब अपोजिट दे रखे हैं, आसान से सवाल है। तो ई का क्या अपोजिट होता है? देखो ई होता है 5, तो 5 का अपोजिट होता है 22 यानी कि टी यू वी। तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। उसके बाद एच, एच होता है 8, तो 8 का अपोजिट होता है 19 यानी कि एस अपोजिट होता है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संख्या सबसे बेहतर ढंग से फल स्वादिष्ट सेब को दर्शाती है? फल स्वादिष्ट सेब, टेस्टी फ्रूट एप्पल, यानी कि फल स्वादिष्ट और सेब, यानी कि तीनों को कौन सी संख्या दर्शाती है? जो तीनों में मिल रही हो वो संख्या है आपकी 7। इसमें आपके तीन आकृतियां मिल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन अधिकांश नौकरी नियुक्ति में 1 या 2 साल की परिवीक्षा अवधि, इसको कहते हैं प्रोबेशनरी पीरियड। परिवीक्षा अवधि क्या होती है आपकी? प्रोबेशनरी पीरियड, ठीक है। ठीक है, अधिकांश नौकरी नियुक्तियों में 1 या 2 साल की परिवीक्षा अवधि होती है। परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड होता है 1-2 साल का। कहते हैं ना आप 1-2 साल तक परमानेंट नहीं रहेंगे, उसके बाद हो जाएंगे परमानेंट जब आपकी जॉब लगेगी। तो 1-2 साल तक जो आपका प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो आपकी स्किल्स को देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी जो, जब तक आपकी नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, उस समय तक आपका पूर्ण आकलन नहीं किया गया है। जब आप काम करेंगे तब आपका पता चलेगा कि आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं। तो धारणा क्या बनाई जा सकती है? नियुक्ति के समय उम्मीदवारों की क्षमताओं को पूरी तरह से आंकना मुश्किल है, इसीलिए ये किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। धारणा 2, लोग परिवीक्षा अवधि के दौरान अपनी अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करते। भाई इस दौरान प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान तो वो अपनी अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करेंगे ना, ताकि वो परमानेंट हो सके। तो भाई पहला कथन सही है केवल, बाकी दूसरा गलत होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक जैसे हैं, एक भिन्न का चयन करना है, ठीक है, ऑड वन आउट। आत्मविश्वासी, ईमानदार, बुद्धिमान, कायर। तो कायर अलग हो गया, बाकी सब पॉजिटिव शब्द हैं, कायर जो वो नेगेटिव शब्द है ना। आत्मविश्वासी, ईमानदार, बुद्धिमान, ठीक है। अपनी डेयरी से शुरू होकर भीखू शहर में दूध देने गया। भीखू शहर में दूध देने गया, ठीक है। पहले वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया वो। फिर वह दाएं मुड़ा और सीधे 4 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा सीधे 4 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, अगेन वो दाएं मुड़ रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक 3 किलोमीटर गया। अंत में वह दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, तो अंत में वह दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर यहाँ पे गया, दो, 4 है ना यहाँ तक, तो 2 किलोमीटर ये रह गया यहाँ पे, ठीक है। भिक्खू उसकी देरी से कितनी दूर है? तो यहाँ से चलना शुरू किया था, तो कितनी दूर है यहाँ से यहाँ तक? 2 किलोमीटर दूर है, सिंपल। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना है। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए पहले, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए इसको। तो देखो 161 × 10, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या है? 10 को आप 5 × 2 लिख दो, 5, अरे यार, 5 × 2, 161 को तोड़ो, 2 सत्ते, 2 सत्ते कह रहा हूँ, 2 अट्ठे नहीं, 3, 5, 6, 7, 14, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 23 × 7 लिख सकते हैं इसको आप। 23 और 7 दोनों अब किसी से नहीं कटेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने। तो 23 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो भी मैक्सिमम पावर होती है ना इनकी, जो भी पावर होती है, इसमें +1 कर करके मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसकी पावर 1 है तो 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है मान लो यहाँ पे पावर कितनी होती है, यहाँ पे 3 होती,
यहाँ पे मान लो 6 होती पावर, यहाँ पे मान लो 1 होती, यहाँ पे 2 होती, तो आप पावर में 1 प्लस करते 4, यहाँ पे 1 प्लस करते 7, फिर 1 प्लस करते 2, 2 में 1 प्लस करते 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको ये गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स निकाले जाते हैं टोटल, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, प्लस करना है सिंपल सा, माइनस करना है सॉरी, तो नीचे 3 है तो नीचे तो 3 ही रहेगा, -4 माइनस माइनस 1, यही तो है सिंपल सा सवाल। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 + 1 बटे में 3, तो 4 में से 1 गया 3 बचा, माइनस का 3/3 माइनस का 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान से सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है, यदि एक संख्या 126 है तो दूसरी कितनी होगी, 126 126 खत्म 21। आसान सा सवाल, मैथ्स बहुत ज़्यादा हल्की दे रखी है, ओ हल्कू रे हल्कू रे, मैथ्स बहुत हल्की दे रखी है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ दो संख्याओं का बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन के, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो एलसीएम कितना दे रखा है 126, एचसीएफ दे रखा है 21, एक संख्या 126 है, दूसरी संख्या बतानी है, तो 126 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगी, 126 126 खत्म, 21 बचा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 55 है, इन संख्याओं का एचसीएफ 20 है, ओ शिट लाइट तो नहीं जाने वाली, झटका सा ले रही है भाई लाइट, 55 और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 20 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम 55 है, एचसीएफ 20 है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 55 दूनी 110 1100, ठीक है। दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी पूछ रहा है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ मैंने कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, 50% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी होगी। 1 रुपए की कितनी खरीदी, 6, लाभ कमाना है 50% का, तो कितनी बिकेगी, 4 का आधा 2, तो 1 रुपए में 4 बिकेगी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता तो मैं बेसिक से समझा देता हूँ, ऐसे सवाल समझाने चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। देखो दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, मैंने कहा 1 रुपए में कितनी कैंडी खरीदी, 6 कैंडी खरीद ली, ठीक है। एक कैंडी कितने की खरीदी मैंने, एक कैंडी, ये 6 इधर आ जाएगा अपॉन में, तो 1/6 रुपए की खरीदी एक कैंडी, ठीक है। ये मैंने खरीदी, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 1/6। सेलिंग प्राइस मेरे को बताना है कितना होगा जब मैं 50% का प्रॉफिट कमाता हूँ। तो भाई देखो सीपी और एसपी, अगर सीपी 100 रुपये है तो एसपी 150 होना चाहिए, तभी तो 150, तभी तो 50% का प्रॉफिट होगा। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो मुझे उसे 150 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 50% का प्रॉफिट होगा। तो रेशियो कितना आ गया, सीपी अगर 2 है तो एसपी 3 होना चाहिए, तो सीपी और एसपी का रेशियो 2:3 निकालना है आपको। देखो सीपी अपॉन एसपी कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। अब सीपी है कितना आपका, 1/6, अपॉन में एसपी कितना है, एसपी है, ठीक है। अब ये 6 नीचे ले आओ आप, इसके ऊपर 1 बचेगा, नीचे 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंटू आ गया एसपी 6, ये यहाँ पे आ गया इंटू में, तो 3×2 = 6, 2×2 = 4, तो यहाँ पे 4 बचा, तो ये 4 किधर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो एसपी कितना आ गया, 1/4, यानी एक कैंडी का एसपी 1/4 रुपये हो गया। इस हिसाब से 50% पे बेचने पे तो 1 रुपए में कितनी कैंडी आ जाएंगी, ये 4 इधर ले जाओ, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 कैंडी आ जाएंगी 1 रुपए में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते थे, बेसिक से मैंने आपको बता दिया। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है ये आपको बताना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या आपको पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद आपकी 29, ठीक है। 3 और 2 5 5 10 10 17 18 19 20 21, 21 और 7 28 और 10 38, 40 और 9 49, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12, 129 हो गया। 10 अभाज्य संख्याओं का योग आ गया 129, और कितनी संख्या 10, आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी का योग, ठीक है, सभी का योग अपॉन में संख्या, तो योग कितना आ गया 129, संख्या कितनी है टोटल 10 है, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 112.9, 12.9, क्यों, नीचे 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो। अगर मान लो 129/100 होता तो 2 के बाद 2 0 है,
तो 2 के बाद पॉइंट, यानी 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं आप, ठीक है। नीचे जितनी जीरो होती है उतने के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता है डिवाइड करना होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 108/36 × 4, ठीक है, प्लस 2.5 × 4 अपॉन में 0.5 - 10। ये ऐसे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो 4 एकम 4, 4 नीम 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 आ गया। प्लस ये पॉइंट हटा देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे एक पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दी, 5 अट्ठे 40, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 आ गया यहाँ पे -10। तो 20 में से 10 गया 10, और 10 और 12 22। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी इसे 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे ए से प्रारंभ करके एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आसान सा सवाल। देखो, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। इनकी एफिशिएंसी 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56, 8 सत्ते 56। ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए से प्रारंभ होता है, यानी कि ए पहले 7 काम करेगा, फिर बी काम करेगा 8, फिर ए 7 काम करेगा, फिर बी करेगा 8, ऐसे करके चलता रहेगा 7 8 7 8। तो अगर मैं कहूँ कि एक ग्रुप में 15 काम हो रहा है और 2 दिन में काम हो रहा है, यानी कि 2 डेज बराबर एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप। और एक ग्रुप में 15 काम हो रहा है, मुझे टोटल काम कितना है, मेरे पास 56 है, तो टोटल काम 56 करना है। तो भाई 15 का एक ग्रुप में 15 काम हो रहा है, तो अगर मैं 15 चौका करता हूँ तो 60 हो जाएगा, यानी कि 4 ग्रुप तो नहीं चाहिए मेरे को, कम से कम 3 ग्रुप चाहिए, 3 ग्रुप चाहिए। तो 3 ग्रुप में कितने दिन हो जाएंगे, एक ग्रुप में 2 दिन है तो 3 ग्रुप में 6 दिन। तो 45 काम जो है वो 6 दिन में हो गया मेरा काम पूरा, ठीक है। 45 काम के लिए 6 दिन लगे, ठीक है, 2 दिन ये 2 दिन ये ऐसे कर करके। तो छठा दिन जो है वो किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। पहले दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे करके बी ने काम किया होगा छठे दिन। तो 7वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो 7वें दिन 7 काम करेगा ए, क्योंकि ए जो है वो एक दिन में 7 काम करता है। 45 काम हो चुका है, अब फिर ए ने 7 काम कर दिया 7वें दिन। अब 7 दिन हो गए, टोटल काम कितना हो गया, 45 में 7 जोड़ेंगे 52, 52 काम हो गया 7 दिन में। टोटल काम कितना करना है 56। अब अगले दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी एक दिन में 8 काम कर सकता है, बट उसे काम कितना करना है, केवल 4। तो वो आधे दिन में काम पूरा कर देगा, यानी कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, एक आधा दिन। ऑप्शन नंबर सी 7.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि समान दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में उसे 12 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल बतानी है। बहुत बेसिक सब, बहुत बच्चों वाला सवाल। शांत जल में नाव की चाल को आप एक्स कहते हैं और धारा की चाल को आप वाई कहते हैं। और आपको बताना है क्या है, चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होती है आपकी, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होती है चाल बराबर। तो भाई देखो, धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है। धारा के अनुकूल चाल जुड़ जाती है नाव की, और धारा की चाल जुड़ जाती है अनुकूल में। तो यहाँ पे दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है 72, और समय कितना है 6, तो 6 कम 6 6 दूनी 12। तो एक्स प्लस वाई आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। अब समान दूरी धारा के प्रतिकूल, तो समान दूरी यानी कि 72, प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई की स्पीड से चलेगा। चाल बराबर एक्स माइनस वाई हो जाती है ना, प्रतिकूल के लिए एक्स माइनस वाई होगी चाल, तो बराबर 72 बटा कितना आ जाएगा, समय कितना ले रही है 12, तो 12 छिक 72, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, नाव की शांत जल में नाव की चाल जिसको आप एक्स कहते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। वाई को खत्म कर दो, देखो वाई ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो ये खत्म, ठीक है। जोड़ दो दोनों को, प्लस और माइनस खत्म, प्लस एक्स ये आ गया 2x बराबर 12 और 6 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। यही पूछा है आपसे, एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है यदि लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई कितनी है, 1 अधिक है, यानी कि 6 है। अगर चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ चौड़ाई 5x है और लंबाई 6x है। आयताकार मैदान की लंबाई बतानी है आपको, तो लंबाई कितनी है भाई 6x है। आपको एरिया दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया, L इंटू बी होता है। L है 6x इंटू बी है
5x बराबर है 480, तो 30x² बराबर 480, x² बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 6 18, x² बराबर 16 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। लंबाई कितनी है, 6x, यानी कि 6 चौक 24, x की वैल्यू 4 आ गई ना, तो 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। खत्म काम, आगे बढ़ते हैं। सरल करना है इसमें, देखो ये बार आ गया यहाँ पे। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में ये बार दिख जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी हो, ब्रैकेट कुछ भी हो, सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बार को सबसे पहले सॉल्व करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप डिवाइड ऑफ इन सबको सॉल्व करते हैं ना, मल्टीप्लाई, बट इसका मतलब ये होता है कि बार को पहले सॉल्व करो। अब बार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इस माइनस को भूल जाओ। 15 माइनस 21 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो इस बार को सॉल्व कर दिया हमने, कितना आ गया, -6 आ गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 27 माइनस -6, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। तो 19 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 33 प्लस 37। तो आपको पता है ऑफ पहले सॉल्व होता है, डिवाइड से पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, और ऑफ का मतलब होता है इनटू। तो 19 डिवाइडेड बाय 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 16 प्लस 37। ठीक है, ये आ गया। अब देखो डिवाइड का मतलब होता है 19/165 प्लस 37, तो सबके नीचे 165 है, तो इसको कैसे कर सकते हो आप, कैलकुलेशन कम, यूनिट डिजिट अलग अलग है, बिल्कुल सही। देखो यूनिट डिजिट से कैसे निकालोगे इसको आप, यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे, देखो जब भी यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन में करते हैं आप प्लस माइनस, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले के ऊपर वाले से, इस नीचे वाले के ऊपर वाले से, और दोनों के बीच में जो साइन होता है वो प्लस कर देते हैं। अपॉन में नीचे नीचे की मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे नीचे की तो 165 ही आएगी। इस 19 की इससे करेंगे, एक से 19 से कम 19 आ गया प्लस। अब देखो 165 की मैं 37 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 पंजे 35, तो एंड में तो 5 ही आएगा, है ना। जो भी मल्टीप्लिकेशन का आया रिजल्ट, लेकिन एंड में तो 5 ही आएगा। और इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट को जोड़ूंगा तो 9 और 5 14, तो एंड में 4 आएगा, और एंड में 4 केवल इसमें है, खत्म काम, यूनिट डिजिट से आपने आंसर निकाल दिया। आगे बढ़िए। एक व्यक्ति दो कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेचता है, तो दोनों को बेच रहा है और प्रत्येक को 60,000 में बेच रहा है, यानी कि ये क्या है, सेम एसपी वाला सवाल है। लो मैं आगे सवाल पढ़ने से पहले आपको इसके दो जो कॉन्सेप्ट होते हैं दोनों को बता देता हूँ। देखो जब सेम एसपी होता है तो इसमें दो चीज़ें होंगी। सेम एसपी में दो दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो ये बोलेगा कि इसमें सेम प्रॉफिट, मतलब एक्स% का लाभ और सेम ही x% की हानि, यानी कि सेम एसपी है और सेम परसेंट का लाभ और हानि हो रही है। तो इस स्थिति में हमेशा क्या होता है, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। अगर कोई कहता है कि मान लो हमारा एसपी सेम था और दो वस्तुओं का एसपी सेम था, बट एक वस्तु पे उसे 10% का लाभ हुआ और एक वस्तु पे उसे 10% की हानि हुई, तो ओवरऑल हमेशा उसको लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, x² अपॉन में 100%। ठीक है, एक केस होता है सेम एसपी का ये, और दूसरा केस क्या होता है कि एसपी तो सेम है दोनों वस्तुओं का, और एक वस्तु को बिकने पर s% का लाभ हुआ है, x% का, और एक वस्तु को बिकने पर y% की हानि हुई है। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि अलग अलग हुआ है, अब सेम नहीं हुआ है। ठीक है, एसपी सेम था, लाभ मान लो 10% हुआ, हानि 20% हो गई दूसरी वस्तु पे। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस कैसे आप निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस, इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 100x + y + 2xy अपॉन में 200 + x + y%। प्रॉफिट को प्लस में डिनोट करें, लॉस को माइनस में करें। ओवरऑल जो आंसर आएगा, अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आता है तो लॉस होगा। आप समझ पाए सवाल को। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों को मैंने बता दिया। अब सवाल पढ़ते हैं। प्रत्येक 60,000 रुपये में मैंने बेचा, यानी कि एसपी सेम है, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि, यानी कि ईजी वाला है। एक पे उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पे ही 20% की ही हानि हुई है, तो उसे ओवरऑल लाभ या हानि क्या होगा, तो मैंने बताया था जब सेम लाभ और सेम हानि होता है तो x² अपॉन में 100, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 400/100, 0 से 0 खत्म, 4, और हमेशा क्या होता है, हानि होती है, तो 4% हानि। ठीक है, मैंने आपको दोनों समझा दिए थे मेथड्स। आगे बढ़ते हैं। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड लेती है, ट्रेन की स्पीड बतानी है। देखो कभी भी कोई
ट्रेन जो है वो सुरंग को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? एक तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अपनी लंबाई 180, सुरंग की 500, तो टोटल उसने 680 डिस्टेंस चला। ठीक है, 40 सेकंड में चला, तो 40 से भाग कर देंगे तो उसकी 1 सेकंड में कितना चलती है आ जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 17 मीटर 1 सेकंड में चलती है, तो स्पीड आपकी 17 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाने के लिए देखो छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो बड़े को ऊपर लिखेंगे, छोटे को नीचे लिखेंगे। ठीक है, कर दो 18 सत्ते 126, 18 एकम 18 19 20 और 10 30, 5 5 6 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 61.2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें निम्नलिखित में से किस एकल छूट के बराबर है? तो दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होती है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो एक्स कितनी है 30, प्लस वाई कितनी है 20, माइनस 30 इंटू 20 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 30 और 20 50, माइनस 3 दूनी 6, 50 में से 6 गया 44। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताना है। देखो 52, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। 52 kg वाला एक व्यक्ति गया, 52 kg वाला एक व्यक्ति गया, उसके स्थान पे कोई एक नया व्यक्ति आया जो जिसके आने से 3.2 एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ने का मतलब है सबके पास 3.2 बढ़ गया। तो हमने कहा भाई 52 वाला गया, तो जो दूसरा आया वो 52 तो लेके आ ही आया, प्लस वो इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि उसने सभी 15 व्यक्तियों को 3.2 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बांट दिया। यही तो एवरेज होता है, यही तो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। भाई एवरेज 3.2 बढ़ गया, एवरेज 3.2 बढ़ने का मतलब होता है कि सबके पास 3.2 बढ़ गया। ठीक है, तो हमने कहा 52 वाला गया और जो दूसरा आया उसके बदले में वो 52 तो लेके ही आया। अगर वो 52 वाला जाता और 52 वाला दूसरा आ जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो 52 वाला गया और दूसरा जो आया वो 52 तो लेके ही आया, प्लस इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि 15 व्यक्तियों को उसने 3.2 एक्स्ट्रा बांट दिया। तो ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 15 दूनी 30, 15 ते 45 और 3 48। तो ये 48 एक्स्ट्रा लेके आया 52 से, यानी कि ये 100 किलो का आदमी था। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या यानी कि x का 6% बराबर है दूसरी संख्या y के 10% के। तो देखो 100 से 100 खत्म, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। जिसके सामने जो होता है उसकी वैल्यू वही होती है। x के सामने क्या है 5, y के सामने क्या है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 3। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी 3 होगी। तो मैंने मान लिया कि एक संख्या 5x है तो दूसरी 3x है। ये मैंने संख्या मान ली दोनों। ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला आगे? बड़ी संख्या बतानी है, यानी आपको 5x बतानी है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 1140, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 2x है। इस 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1140। पूछे क्या बड़ी संख्या यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है, तो 1x की वैल्यू निकाल लो। अपॉन में 2 आ जाएगी, 1x की वैल्यू आ गई इंटू 5, 5x की वैल्यू निकालनी है ना बड़ी संख्या। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 0, तो 0, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, तो 2850। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 20 और 70 के बीच है। तो वर्ग संख्याएं जो 20 और 70 के बीच में आती है उनका एवरेज बताना है। तो 20 और 70 के बीच में क्या आता है? सबसे छोटा वर्ग है 25 का, और 5 का, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 7 49, 8 8 64, 9 में 81 नहीं। तो 20 से 70 के बीच में यही चार संख्या के स्क्वायर आते हैं। तो एवरेज क्या होता है? सबका योग अपॉन में कुल संख्या, तो कुल है 4, इनका योग कितना हो जाएगा? 6 5 11 और 9 20 और 4 24, 2 4 4 दिन 7, 7 और 10 17। ठीक है, 4 4 10 3 13 14 15 16 17। तो 174/4, 4 चौक 16 और एक बचा तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 43.5। ठीक है, 4 चौक 16, 4 तिया 12। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन 8 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? 8 साल में 5 गुना हो जाएगा कितने? उस पर देखो मैंने माना कि अगर मेरी 100 रुपये की राशि है तो 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 500 रुपये हो जाएगा।
कितने वर्षों में? 8 वर्षों में, 8 साल में। ठीक है, तो मेरे को 8 साल में ब्याज कितना मिला? 100 से 500 रुपये हो गई, राशि 5 गुना हो गई, तो 400 रुपये मुझे ब्याज मिला 8 साल में। तो 1 साल में मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला? 50 रुपये का। तो 100 रुपये पे 50 रुपये 1 साल में ब्याज मिलता है, यानी कि कितने परसेंट हो गया? 50%। 1 साल में 100 रुपये पे कितनी राशि मिलती है, इसको ही तो परसेंटेज कहते हैं, आप इंटरेस्ट कहते हैं। तो 100 रुपये पे 50 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 50% जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीयानुपाती क्या होता है? देखो, तृतीयानुपाती क्या होता है? B² = AC। ये एक फॉर्मूला होता है, कुछ भी निकाल सकते हो आप इससे। देखो, ये A है, ये B है। तृतीयानुपाती पूछा तो C नहीं है। मध्यानुपाती पूछता तो ये A होता और ये C होता, बीच वाला B नहीं होता। ठीक है, अभी तृतीयानुपाती पूछा, यानी कि A और B दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है। तो B² यानी कि 20 का स्क्वायर, B² = A कितना है? 16 × C। तो इस 16 को यहाँ पे ले आओ, यहाँ से खत्म। C बराबर निकालना, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A B से 30% अधिक है। तो A B और कितने हैं? C भी है और D तो नहीं है, नहीं तो A B C ऐसे लिख लो आप। A B से 30% अधिक है। अगर B 10 है तो A जो है वो 13 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, B C से 60% कम है। तो C अगर 10 होता तो B कितना होता? 60% कम, यानी कि 4 होता, सॉरी 40 कह रहा हूँ, 4 होता। तो आप इसको B जो है वो C से 60% कम, B C से 60% कम, यानी कि अगर C 10 है तो B 4 है। ठीक है, लेकिन B तो 10 है, तो आप इसको 40 मान लो। अगर ये 40 होता तो ये 100 होता। C अगर 100 होता तो B 40 होता। बट B तो 10 है, तो 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ताकि रेशियो सेम रहे। तो ये 52 हो गया और ये 13, 10 × 4 = 40 हो गया, और ये नीचे वाला C कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, C अगर 100 है तो B 40 होगा, 60% कम। और B अगर 40 है तो A 30% ज़्यादा होगा, यानी कि 12 ज़्यादा होगा। ठीक है, A C से कितना प्रतिशत कम है? तो C 100 है और A 52 है, यानी कि कितना प्रतिशत कम है? 100 पे 48 कम है, यानी 48% कम है। ऑप्शन नंबर D इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ये आ गया भाई आपका वेन डायग्राम कर रहा हूँ, ये आपके डाटा इंटरप्रेशन के सवाल आ गए। ठीक है, DI के। किस वर्ष में स्टोर सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है? स्टोर सी कौन सा है भाई? स्टोर सी ये वाला है, यानी कि ये वाला। तो किस वर्ष में अन्य 2 वर्षों की तुलना में सबसे कम बिक्री? थर्ड ईयर में कम है ना, दो इनमें तो ज़्यादा है, थर्ड ईयर में कम है। तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा इसने? एक खाद्य श्रृंखला में कंपनी 5 वर्षों में 2 क्षेत्रों में लाभ प्रतिशत की तुलना करती है। रेखा चित्रपट विवरण को दर्शाता है। कौन सा विकल्प चित्रपट में प्रस्तुत जानकारी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपको चारों विकल्प पढ़ने पड़ेंगे और चारों का देखना पड़ेगा क्या है इसमें सीन। पिछले वर्ष, पिछले 3 वर्ष से क्षेत्र 2 में लाभ प्रतिशत में कोई सुधार नहीं हुआ। क्षेत्र 2 कौन सा है भाई? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। क्षेत्र जोन जो 2 है वो ये वाला है, जोन 2। और ये वाला जो है ये वाला है 1, जोन 1। ठीक है, अब ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ना। पिछले 3 वर्षों में क्षेत्र 2 में लाभ प्रतिशत में कोई सुधार नहीं हुआ है, जोन 2 यानी कि ये। तो 1 2 3, तो लाभ प्रतिशत में पिछले 3 वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ, तो ये वाली सही बात है। ये तो सही जानकारी है, पूछ रहा है ना जानकारी का सबसे अच्छा वर्णन, तो पहला तो ठीक होना चाहिए। दिए गए वर्षों में लाभ में लगातार गिरावट आई है। तो लाभ में लगातार गिरावट आई है क्या? नहीं, बढ़ा भी है, कम भी हुआ है, तो गलत होना चाहिए। क्षेत्र A 1 और क्षेत्र 2 में कोई लाभ सुधार नहीं है। भाई लाभ भी तो हुआ है, गलत है। क्षेत्र 2 में क्षेत्र 1 की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है। 2 कौन सा ये और 1 ये है, तो 1 की तुलना में 2 में अधिक वृद्धि थोड़ी है। तो पहले ही वाला ठीक लग रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्षों में कंपनी एक्स और वाई द्वारा चीनी के उत्पादन की मात्रा दी गई है। उत्पादन मात्रा लाख टन में दर्शाया गया है, तो मात्रा जो है वो लाख टन में दर्शाई गई है। क्वेश्चन क्या है? 2000 और 2004 में कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पादन में कितना अंतर है? 2000 और 2004, एक्स और वाई का कुल उत्पादन 80 है, यहाँ पे 120 है, तो अंतर कितना है? 40। और लाख टन में मामला दिया हुआ है, तो 40 लाख टन। ऑप्शन नंबर 3 है ना? हाँ ठीक है, 3। चलिए,
इसमें क्या है भाई, खर्चों को दर्शाया गया है, ठीक है। अरे भाई ऊपर हो जा, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला इसने, कुल व्यय यदि 25,000 रुपये है तो ब्याज पर कितना व्यय है। तो ब्याज कित कहाँ है भाई, इंटरेस्ट ये रहा, इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट कहाँ पे, ये कहाँ है, ये रहा 10%। तो टोटल ये है, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 2500। तो पहले ऑप्शन सही है, लो। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाना होता है, खत्म काम। प्रति माह किसी व्यक्ति के खर्च का प्रतिशत विवरण है, तो ये खर्च का प्रतिशत विवरण है, ठीक है। ठीक है, उस आधार पर प्रश्न बताना, यदि व्यक्ति इतने रुपए कमाता है तो पोशाक की कीमत क्या है। पोशाक ये है भाई, तो पोशाक कहाँ है ये सही जगह पे परसेंटेज लगाया मैंने, ये सब परसेंट है, तो यानी कि 100% की वैल्यू है। पोशाक कितना 20% है, तो 20% की वैल्यू निकालनी है, टोटल ये है, तो इसमें 10% हो गया 9500, इंटू टू करेंगे 9 दिन 18 19, तो 19,000। ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, ये क्या है, अब हिंदी आ गई आई थिंक, है ना। निम्न में से श्रेणी बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव का चयन कीजिए। श्रेणी बोधक परिमाणवाचक, ये कौन सा क्रिया विशेषण है भाई, श्रेणी बोधक। जरा थोड़ा बारी बारी, तिल तिल, कम अधिक। देखो परिमाणवाचक तो आपको पता है, परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें परिमाण कम ज़्यादा, है ना, थोड़ा अधिक कम ज़्यादा, ये कम अधिक इतना उतना, ये सब परिमाण उसमें आते हैं ना। बहुत खूब, ये समझ आएगा, बारी बारी नहीं हो सकता सेकंड। तो आई थिंक थर्ड ही है परिमाणवाचक तो, ठीक है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था शब्द बहुवचन, संस्था शब्द शब्द का बहुवचन क्या है, संस्थाएं। आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तदुपरांत में उपसर्ग, तद उपरांत, यही तो होना चाहिए, है ना, तदुपरांत, तदुपरांत, तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द क्षणिक का क्या होता है। क्षणिक यानी कि थोड़े समय का, अनित्य शाश्वत जो हमेशा रहे। क्षणिक यानी कि थोड़े समय के लिए, शाश्वत जो हमेशा रहे। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। सही बात है, भेंट किए। वह पाँव से जूता उतार रहा है, जूता पाँव से उतारा जाता है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, ये ठीक है। वह विदुषी महिला है, ये गलत हो गया। वह विदुषी है लिखना चाहिए था, विदुषी और महिला ये सुपरफ्लुअस हो गया, यानी कि आवश्यकता से अधिक। विदुषी का मतलब इसमें महिला इंक्लूडेड है, विदुषी मतलब जो ज्ञानी महिला होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, जो सबसे आगे होता है अग्रणी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति, खुशी, चमक, थकान, पसीना। अधिक मेहनत से क्या आता है, थकान आएगी ना, अधिक मेहनत से चमक थोड़ी आएगी। मेहनत का फल चमक होगा, लेकिन मेहनत से थकान आनी चाहिए। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। संकीर्ण का विलोम शब्द बताना। संकीर्ण का संकुचन, संकुचित, गहरा, विस्तीर्ण। संकीर्ण छोटा, विस्तीर्ण मतलब विस्तृत, बड़ा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत फेमस, ये इनकी रचना थी कौन सी, उर्वशी, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उर्वशी के लिए, ठीक है। रश्मि रथी, आपने नहीं पढ़ी तो भाई ज़रूर पढ़ना, और आई थिंक सुनी तो ज़रूर होगी आपने रश्मि रथी, जब आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ते ही समझ जाएंगे, अरे वाह ये तो सुनी हुई है। निहार के रचनाकार कौन है। निहार, जगदीप चंद्र माथुर, निराला, प्रसाद महादेवी वर्मा। भाई ऑप्शनल हिंदी होने के बावजूद अगर आप ये सब चीज़ें भी नहीं बता पाते हैं, सब भूल गए भाई, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। आगे बढ़ते हैं भाई। माखन चोर में कौन सा समास है। माखन चोर में कौन सा समास है, तो ये कृष्ण के बारे में बताता है, यानी कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि में क्या होता है, जब आप दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं है और तीसरे की ओर इशारा करते हैं, दो शब्द हैं, माखन प्लस चोर, इन दोनों में से कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं है, ये तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि कृष्ण की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो है वो बहुव्रीहि समास होता है। अबे यार हिंदी इंग्लिश मत कर भाई। विशेषण छाटना है, लाली, डाली, पहली, सहेली। इसकी विशेषता यह है कि वो पहली है, डाली, सहेली, लाली, पहली होना चाहिए विशेषण, जो विशेषता बताएगा वो पहली है। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, त्यागी, वांछनीय, ठीक है। हट, दिक, ये शब्द किस विस्मयादि बोधक के उदाहरण है। शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक। ये धिक्कार, हट, ये सब तिरस्कार की तो भावना वाले शब्द हैं। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है।
पर्यायवाची नहीं, अंतक शिव को कहते हैं, सोमेश्वर शिव को कहते हैं। कामारी, कामारी का मतलब आई थिंक जो काम को मारने वाला हो, है ना, तो काम को मारते हैं शिव, एक ही। और वैसे भी इसमें वी लिखा है, विशिख, वी का मतलब होता है अपोजिट शब्द कुछ, मतलब ऐसे नेगेटिव टाइप का कुछ है ना, तो ये तो शिव नहीं हो सकते। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक, प्रादेशिक एक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। तो पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है, पर्यायवाची शब्द बताना है प्रख्यात का। प्रख्यात का मतलब प्रसिद्ध होता है, बिल्कुल सही। कुख्यात नहीं, परिपूर्ण, पूर्ण, तो प्रसिद्ध होता है प्रख्यात का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताना है, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं, सही बात है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है, तो ये गलत होना चाहिए। आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को तो ये बहुत बार आ चुका है, मुझे होना चाहिए, तो ये भी गलत है। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, तो पौधों को तो पानी से ही सींचा जाता है ना, तो ये गलत है। सुपर फ्लो सा गेन है ना, आवश्यकता से अधिक। तो वह रोज पौधों को सींचता है का मतलब भी यही होगा कि पानी, तो पौधों को पानी से तो सींचा जा सकता है, तो पहले ही सही है, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो यण स्वर संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यण स्वर संधि, यार स्वर संधियाँ वगैरह बहुत पहले कभी पढ़ी थी, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, उसको स्किप ही करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इमा प्रत्यय रहित शब्द चुने, रहित शब्द, ठीक है, प्रत्यय रहित, फातिमा, फात इमा, कालिमा, काल इमा, लालिमा, लाल इमा, हरितिमा यानी कि हरित इमा। तो ये तीनों में तो एक शब्द लग रहे हैं, काल, लाल और हरित। फात क्या होता है? फातिमा में फात, तो आई थिंक ये रहित होना चाहिए इमा प्रत्यय के। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत यानी कि विस्मय, सही बात है। कोई कहना अद्भुत, बहुत बढ़िया, क्या बात है, विस्मय है ना, विस्मय की स्थिति में आते हैं। निम्न शब्दों में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, कैसा, चौगुना, नुकीला, कोई, तो नुकीला उसका गुण है, किसी वस्तु का, किस चाकू का गुण क्या है? नुकीला होना, ऐसे करके, ठीक है। वह पढ़ता है, वाक्य का काल कौन सा है? वह पढ़ता है वर्तमान काल है, और वर्तमान कैसा है? सामान्य वर्तमान काल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है, आसान सवाल। किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है? नदियाँ, लड़कियाँ, टोपियाँ, नीतियाँ, तो इसमें भी ऐसा आना चाहिए ना, तो ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वसुधा किसको कहते हैं? धरा को, भूमि को, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, वसुधा का नेता कौन हुआ, सुनिए आपने वाली पोयम, कविता है ना, वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, सुनी होगी आई थिंक आपने, ठीक है। कैसे थी वो, वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये दो लाइन्स तो आपने जरूर सुनी होंगी। तो वसुधा का नेता यानी कि धरा का, धरती का, ठीक है। चलिए, की किस कारक की विभक्ति है? का, की, के, ये किसकी है? संबंध कारक की है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो का, की, के किससे? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी? मागधी अपभ्रंश से, मगही है, बिल्कुल सही। मालवी खड़ी बोली, ब्रज नहीं, मागही, मागही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? तेलुगु दक्षिण भाषा की है, कन्नौजी, अवधी, बांगरू, ठीक है। तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा की बोली नहीं है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ी वाला कोई काम करना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, लाठी लेकर अक्ल को ढूंढना नहीं, मूर्खता का काम करना, बिल्कुल सही। अक्ल के पीछे भागना, अक्लमंदी का काम करना नहीं, मूर्खता का कोई काम करना, ठीक है। सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अपत्य, अपथ्य है, अपत्य, अपथ्य, उदासीन, असीम, उदासीन, संतान, परहेज, असीम, संतान, परहेज, अपत्य, अपथ्य, ये तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या है ये? सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में किस पर? कर्म पे प्रभाव पड़ता है, तभी तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पे प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो घोटक घोड़े को कहते हैं, चक्र, चना, ग्रह, ग्रह भी है, चना इसमें तत्सम नहीं लग रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलो भाई, अप्रोक्स 20 मिनट के आसपास आपने बचा ली, जो कि मैं कह रहा था कि 20 मिनट के आसपास आपके पास बचना चाहिए एंड में, किसके लिए? OMR फिल करने के लिए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
हमने इसमें 143 क्वेश्चंस किए, 7 स्किप किए, जिसमें से 4 आई थिंक जीके जीएस में थे और 3 हमने शायद हिंदी में कर दिए। कौन कौन से ये नहीं, ये संधि वाला भी नहीं पता, निहार की रचनाकार नहीं पता। ठीक है, बेफिजूल में तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते, इसके सबमिट करते हैं ना। ये आपने देख लेना है कि 143 आपने अटैम्प्ट किए हैं। बाकी यार तुक्का मार सकते हो आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई थिंक हमें सबको कर देना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। इसमें भी हमारे 7 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, 7 हमने स्किप किए हैं। 136 हमारे करेक्ट हुए, जिसमें से हमारे मार्क्स 272 हैं। बाकी पेपर इजी था आई थिंक। मैथ रीजनिंग में तो कुछ भी दिक्कत किसी को नहीं होगी, 100% स्कोर होना चाहिए। हिंदी में कुछ कुछ एक क्वेश्चंस थे ठीक ठाक, जीके जिसमें भी कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। बाकी तो आई थिंक ठीक था, 250 प्लस वाला मॉक टेस्ट था आई थिंक। ठीक है, बाकी तो ये था भाई आज का मॉक टेस्ट। बाकी जिस इसमें जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, जो भी हमने स्किप किए हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में आपको ये दिखा दूंगा कि इसमें से जो गलत हुए हैं उसका सही आंसर क्या है, जो हमने स्किप किए हैं उसका सही आंसर क्या है। वो सब आप शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप शॉर्ट्स में देख लेना कौन सा गलत क्वेश्चन है, कौन सा स्किप किया है, इन सब के सही आंसर क्या है वो देख लेना आप। ठीक है, तो चलो फिर भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।